अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास थायरॉइड ग्लैंड। ओके, थायरॉइड ग्लैंड जो है उसकी सबसे पहले हम लोकेशन कर लेते हैं। लोकेशन क्या है थायरॉइड ग्लैंड की? थायरॉइड ग्लैंड जो है वो हमारे पास बिलो लैरिंग्स या फिर बिलो लैरिंग्स लोकेटेड होता है। कहाँ पे? ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया के बोथ साइड पे यूँ हमारे पास होता है। थायरॉइड ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं और इस्थमस के थ्रू अटैच होता है। ठीक है, ट्रेकिया के बोथ साइड पे इसकी लोकेशन है। ठीक है, अब इसकी सिक्रीशन क्या होती है हमारे पास? थायरॉइड हार्मोन्स। थायरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं? एमाइन हार्मोन्स होते हैं। एमाइन हार्मोन्स जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करते हैं। ठीक है, एमाइन हार्मोन्स, टायरोसिन। थायरॉइड हार्मोन क्या होता है? टायरोसिन डेरिवेटिव्स होते हैं, एमाइन हार्मोन्स हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन्स हैं? एक थायरोक्सिन होता है जिसे हम T4 कहते हैं। थायरोक्सिन या T4 ये 93% होता है। इसलिए जब आता है ना कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा है, तो यही है, थायरोक्सिन है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में थायरोक्सिन है। ठीक है, एक्टिव को नहीं देखोगे, सबसे ज़्यादा अगर पूछा है तो सबसे ज़्यादा थायरोक्सिन है। चाहे ब्लड में चाहे जहाँ भी पूछा है, सबसे ज़्यादा थायरोक्सिन है 93%। थायरोक्सिन 7%। ठीक है, थायराइड में हमारे पास पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं जो हमारे पास, देखो एक फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं ना जो हमारे पास ये थायरोक्सिन वगैरह रिलीज़ करता है, और एक पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स हैं जिसमें से कैल्सीटोनिन रिलीज़ होता है। कैल्सीटोनिन, ठीक है, जो कैल्शियम बैलेंस करवा रहा होता है। ठीक है, ये कैल्सीटोनिन जो है वो क्या है फिर हमारे पास किस चीज़ में बहुत ज़्यादा होता है? एमसीक्यूज़ में याद रखो, मेड्यूलरी सीएम है, मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है ना, उसमें ये कैल्सीटोनिन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब पोटेंसी के थ्रू याद करोगे तो सबसे ज़्यादा पोटेंट थ्री है, फिर T4 है। ठीक है, क्वांटिटी जो है वो जो भी फॉर्म हो T4 की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है। T4 इज़ ग्रेटर देन T3, और रिवर्स T3 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, T4 फिर सारा जाके T3 में चेंज होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में T4 होता है। ठीक है, और T3 और T4 दोनों किसे बाइंड करते हैं? थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन को। ठीक है, थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन को। अब इसका सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके सिंथेसिस के लिए जो चीज़ रिक्वायर है ना उसे हम कहते हैं आयोडीन। आयोडीन इज़ द मस्ट थिंग। इसलिए हम कहते हैं ऐसे एरिया जिसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, आयोडीन की, वहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, बंदे को हाइपोथायरॉयडिज्म या ग्वाइटर होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि आयोडीन ज़रूरी है थायराइड ग्लैंड के लिए। अच्छा देखो, दिस इज़ अ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड के ये सेल्स हैं, ये फॉलिक्यूलर सेल्स हैं थायराइड ग्लैंड के, ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये फॉलिक्यूलर सेल्स ने सराउंड किया होता है थायराइड ग्लैंड को, और अंदर जो होता है ये कॉलॉइड होता है, कॉलॉइड। ठीक है, ये फॉलिक्यूलर, अब ये फॉलिक्यूलर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी फॉलिक्यूलर सेल्स में जो है वो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी बनता है। ठीक है, इन्हीं फॉलिक्यूलर सेल्स में हमारे पास आयोडीन की ऑक्सीडेशन भी होती है। अब आयोडीन की ऑक्सीडेशन क्यों चाहिए वो हम देखते हैं। देखो, अब हमारे पास थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है ना वो ऑक्सीडेशन है। किसकी ऑक्सीडेशन? आयोडाइड की। लेकिन सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी से सिग्नल आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए हमारे पास थायराइड ग्लैंड पर रिसेप्टर होता है। जैसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस रिसेप्टर पर अटैच हो जाता है ना, तो ये हमारे पास क्या करता है, इसको सिग्नल मिल जाता है कि अब मैंने थायराइड हार्मोन बनाना है। ये बनाने के लिए ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास सोडियम आयोडीन को ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, उसे खोलता है। सोडियम आयोडाइड जो है वो, आयोडीन जो है वो आयोडाइड के फॉर्म में होता है। आयोडाइड जो है वो सेल के अंदर आ जाता है, सेल के अंदर, फॉलिक्यूलर सेल के अंदर। फॉलिक्यूलर सेल के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होती है। किसकी वजह से? परऑक्सीडेज या हाइड्रोजन परऑक्सीडेज या ऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं ना, उनकी मदद से आयोडाइड जो है वो आयोडीन, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला आयोडीन जो है ऑक्सीडेशन हो गई आयोडाइड की, सबसे पहला स्टेप था। अगला स्टेप क्या होगा हमारे पास? आयोडिनाइजेशन। अब ये आयोडीन जो है ना, जो जिसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी है, ये आयोडीन जो है वो टायरोसिन, टायरोसिन कहाँ होता है हमारे पास? फॉलिक्यूलर सेल्स में हमारे पास टायरोसिन पड़ा होता है। ठीक है, एमाइनो एसिड ये हमारे पास टायरोसिन बाहर आके आयोडाइड, ये कॉलॉइड में आयोडाइड के साथ कंबाइन होके सबसे पहले मोनोआयोडोटायरोसिन बनाएगा, फिर दो मोनोआयोडो मिलकर डाईआयोडोटायरोसिन बनाएंगे। अगर ये डाईआयोडो और मोनोआयोडो आपस में मिल गए तो ट्राईआयोडो बना देंगे, या दो डाईआयोडो मिले तो इसने बना देना है थायरोक्सिन। ठीक है, इस तरह हमारे पास थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस होती है। इसमें हमने बेसिक एमसीक्यूज भी कवर कर दिए कि ऑक्सीडेशन सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, सिंथेसिस फॉलिक्यूलर सेल्स में होती है, फॉलिक्यूलर सेल्स में, थायराइड बॉन्डिंग ग्लोबुलिन की भी। ठीक है, सिंथेसिस यहाँ पे होती है। ठीक है, डिग्रेडेशन फिर लिवर में होती है। ठीक है, लिवर में डिग्रेडेशन होती है। ठीक है, थायराइड हार्मोन की डिग्रेडेशन डी आयोडिनाइजेशन से होती है।
डी आयोडिनाइजेशन होगी ऑब्वियसली थायराइड हार्मोन वापस से टूटेगा ना। और जो थायराइड बॉन्डिंग ग्लोब्यूलिन है उसकी डिग्रेडेशन क्यों होती है? डी मिथाइलेशन से होती है। ठीक है, ये एमसीक्यूज है इसलिए बता रही हूँ, डी मिथाइलेशन से। ठीक है, अच्छा थायराइड हार्मोन जो है ना वो हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो है ना वो हमारे पास थायराइड हार्मोन को स्टोर करता है, स्टोर। ठीक है, अब हमारे पास थायराइड हार्मोन यूज़ हो चुका है। ठीक है, और थायरोग्लोबुलिन वगैरह ये थायराइड हार्मोन्स यूज़ हो सके। अब क्या होगा कि ये हमारे पास क्या करेंगे, यूज़ होने के बाद पिनोसिटिक वेसिकल्स बना देंगे और फॉलिक्यूलर सेल के अंदर आ जाएंगे वापस। फॉलिक्यूलर सेल के अंदर लाइजोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम्स इस पैक करके इसकी डिग्रेडेशन करवा देंगे, अनयूज्ड को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और ये नॉर्मल रिलीज़ बताया है कि जब ज़रूरत होगी तो ये हमारे पास ब्लड में रिलीज़ हो जाएंगे, ब्लड में। ठीक है, ट्राइड और टेट्रा, ये थायरोक्सिन जो है वो फिर T3 में चेंज हो जाता है, T4। सबसे एक्टिव कौन सा है? T3। सबसे क्वांटिटी में ज़्यादा है T4। पोटेंसी क्या है? T3। एक्टिव फॉर्म कौन सी है? T3 होती है। ठीक है, और R T3 रिवर्स T3 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। T4 भी एक्टिव होके T3 में चेंज होता है फिर। ठीक है, ये वो पॉइंट्स जो मैं बता रही थी कि मेटाबॉलिज्म ऑफ TSH इन लिवर, TSH की मेटाबॉलिज्म लिवर में होती है डी मिथाइलेशन से, TSH की। ठीक है, TSH की। थायराइड हार्मोन की मेटाबॉलिज्म कहाँ होती है? लिवर में। किसकी वजह से? डी आयोडिनाइजेशन की वजह से। थायरोग्लोबुलिन फॉलिक्यूलर सेल प्रोड्यूस करता है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन फॉलिक्यूलर सेल में होती है। अच्छा, ये इसका कंट्रोल बताया है उसी तरह जो हमने कर लिया है। हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज होता है, TRH जो है वो TSH रिलीज करवाता है, DA पिट्यूटरी से जो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, फिर यही इसको जाके हाइपोथैलेमस पे नेगेटिव फीडबैक करते हैं। और जो तो हमारे पास TRH है ना वो किसके थ्रू? MCQs में आता है, ये IP3 मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, IP3। TSH जो है वो किसके थ्रू काम करता है? साइक्लिक AMP। और थायराइड हार्मोन किसके थ्रू काम करता है? न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये चीज़ें तो हमने कवर कर दी ना, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ गई वो थायराइड हार्मोन के फंक्शंस हैं, फंक्शंस। ठीक है, थायराइड हार्मोन का एक फंक्शन जो है इसका CNS पे जो इम्पोर्टेंट याद रखो, ये CNS की डेवलपमेंट करवाता है। अभी हमने पहले किया ना कि ब्रेन की डेवलपमेंट फीटस में कौन कराता है? थायराइड हार्मोन। ये CNS की डेवलपमेंट के साथ याद रखो, क्योंकि अगर थायराइड हार्मोन नहीं होगा तो बच्चे में जो है ना वो मेंटल रिटार्डेशन भी होगी। ठीक है, उनके सिम्टम्स के साथ भी बच्चा प्रेजेंट करेगा जब सिनेरियो में आएगा तो। ओके, उसके अलावा हमारे पास जो मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या है हमारे, ये माइटोकॉन्ड्रिया को इंक्रीज करता है, ये सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप के थ्रू। अब सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप के लिए क्या याद रखो, इसके थ्रू थायराइड हार्मोन भी एक्ट करता है, इसके थ्रू इंसुलिन भी एक्ट करता है। ठीक है, इंसुलिन भी रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है। ये ऑक्सीजन की कंजम्पशन को ज़्यादा करता है। ठीक है, ये ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है। ऐसा हार्मोन जो ग्लूकोज, लिपिड्स और प्रोटीन तीनों पे एक्शन कर रहा है। ठीक है, तीनों के साथ आता है, तीनों की मेटाबॉलिज्म करवा रहा है, तो वो हमारे पास इंसुलिन है। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस करता है, लिपोलिसिस करता है। ठीक है, और प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका क्या काम है कि ये कार्डियक आउटपुट की ज़्यादा करता है, हार्ट रेट को ज़्यादा करता है। ठीक है, और रिस्पायरेशन को ज़्यादा करता है। ये इसलिए मैं करवा रही हूँ क्योंकि हमारे पास जब हम हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स पढ़ेंगे ना उसमें ये सारे सिम्टम्स होंगे। बंदे को स्वेटिंग भी होगी, हार्ट रेट भी ज़्यादा होगा, रिस्पायरेटरी रेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सब कुछ होगा बंदे में। और लीन बंदा होगा, पतला बंदा होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। डायरिया होगा बंदे को हाइपोथायरॉयडिज्म में, क्योंकि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी ज़्यादा करता है। उसके अलावा ग्रोथ भी करता है थायराइड हार्मोन। ठीक है, प्रोटीन पे क्या एक्शन है इसका? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक बोथ। ठीक है, अच्छा कार्बोहाइड्रेट पे क्या एक्शन है इसका कि ये हमारे पास ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा करता है। ठीक है, ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा कैसे? या ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, या ग्लाइकोलिसिस को इनहेंस करेगा, या हमारे पास GIT से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर देगा। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास आ जाते हैं फेट्स की ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड में, लिपोलिसिस करवाता है और बोन ग्रोथ करवाता है।
ये चीज़ याद रखनी है कि थायराइड हार्मोन बोन ग्रोथ भी करवाता है। अब थोड़ी सी इसकी पैथोलॉजी पे हम आ जाते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म में। पहले हम सिम्टम्स करते हैं, ठीक है। सिम्टम्स में हम, अगर हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ मतलब हमारे पास ज़्यादा हुआ थायराइड, T3 और T4 का लेवल ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, वेट लॉस होगा, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होगा, हीट प्रोडक्शन, स्वेटिंग ज़्यादा हो जाएगी, हीट इंटॉलरेंस होती है हाइपरथायरॉयडिज्म में, हीट इंटॉलरेंस, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, जो इसके फंक्शंस हैं वो सारे एक्सेजरेट हो जाएंगे, ठीक है। जो इसका कैटाबॉलिक एक्शन है ना वो इंक्रीज हो जाएगा मसल्स पर, ट्रिमर्स, वीकनेस होगा, ठीक है। ग्वाइटर के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। हैंड ट्रिमर, प्रोलिसाइथीमिया और इम्पोटेंसी होती है पेशेंट में। ये सारे इसके सिम्टम्स एंड सिम्टम्स, डायरिया वगैरह। कोल्ड इंटॉलरेंस जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म में, हीट इंटॉलरेंस हाइपर में। हाइपो में अब क्या होगा, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट होगा, वेन गेन, मोटा ओबीस बंदे के साथ ये सिनेरियो आएगा, ठीक है, वेट गेन हो रहा है, ठीक है। हीट प्रोडक्शन भी कम होगी, कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, हाइपोवेंटिलेशन, लेथार्जी, मैक्सिडीमा, हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ मैक्सिडीमा, ठीक है। ग्वाइटर हो सकता है, ग्रोथ एंड मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि हमने कहा था ना कि CNS की हेल्प करता है पेरीनेटल में, तो इसलिए मेंटल रिटार्डेशन होगी बंदे में। अच्छा, हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म कौन कौन से हैं, ग्रेव्स डिजीज़ है और थायराइड न्यूप्लाज्म की वजह से हो सकता है, ठीक है। ग्रेव डिजीज़ क्या होता है, हमारे पास एंटीबॉडीज़ होती हैं TSH के अगेंस्ट, TSH के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं अगर नाम, तो हमारे पास ग्रेव डिजीज़ होती है, ठीक है। और हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन सा है, हशमोटो थायरॉयडाइटिस है, हशमोटो थायरॉयडाइटिस का MCQs लिम्फोसाइटोसिस के साथ आता है। ये चीज़ याद कर लो, रट लो, जब भी सिनेरियो में लिम्फोसाइटोसिस हुआ ना तो वी हैव टू डू हशमोटो थायरॉयडाइटिस, हशमोटो थायरॉयडाइटिस, ठीक है। अच्छा, सर्जिकल रिमूवल हुआ है थायराइड ग्लैंड का, तो इसलिए भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, ठीक है। आयोडीन की डेफिशिएंसी वाला एरिया है, ठीक है। अगर हमारे पास कंजेनिटल डेफिशिएंसी हुई तो क्रेटिनिज्म होगा, और हमारे पास अगर अडल्ट में हुई तो मैक्सिडीमा। इसमें क्या होगा, हमारे पास थायराइड रिलीजिंग हार्मोन और TSH जो है वो क्या होंगे, ये कम होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जी TSH के लेवल्स। TSH के लेवल्स जो हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म में होते हैं ना, हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 ज़्यादा होता है ना, इसीलिए TSH कम होता है, ठीक है, TSH कम होता है। अच्छा, जो हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें TSH क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन डिपेंड करता है। अगर हमारे पास प्राइमरी डिफेक्ट हुआ, प्राइमरी डिफेक्ट का मतलब क्या है कि हाइपोथैलेमस में या एंटीरियर पिट्यूटरी में डिफेक्ट है, उस केस में हमारे पास TSH कम है, जिसकी वजह से TSH की वजह से ही हमारे पास थायराइड हार्मोन कम हो रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास सेकेंडरी एबनॉर्मेलिटी है, मतलब फीडबैक मैकेनिज्म ख़राब हो गया है, तो उसमें हमारे पास थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा होता है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, हाइपोथायरॉयडिज्म की, हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट क्या है, हाइपर का मतलब है ज़्यादा है, उसे कम करना है, तो हम प्रोपाइल थायरोयूरेसिल देते हैं। प्रोपाइल थायरोयूरेसिल बेस्ट ट्रीटमेंट है, नहीं तो थायरॉयडेक्टमी करते हैं, ठीक है, या फिर हमारे रेस के थ्रू डिस्ट्रॉय करते हैं। बीटा ब्लॉकर भी एडजुवेंट थेरेपी के तौर पे बीटा ब्लॉकर भी देते हैं। अगर हमारे पास प्रेगनेंसी की बात है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपाइल थायरोयूरेसिल देते हैं, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर मेथामिजोल देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम मेथामिजोल नहीं दे सकते, टेरोटोजेनिक होता है, ठीक है। और हाइपोथायरॉयडिज्म में हम थायरोक्सिन देते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। अब ये देखो, ये बेसिक ये टेबल है ना, ये याद करना है, ठीक है, इस पे MCQs आते हैं। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म पिट्यूटरी या सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अच्छा, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, प्राइमरी मतलब थायराइड ग्लैंड का अपना मसला है, ठीक है, अपना मसला है, तो मतलब T4 के लेवल्स क्या हैं, कम है, T4 के लेवल्स कम है, ठीक है। ऊपर से TSH और TRF ठीक आ रहा है, थायराइड रिलीज हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ठीक काम कर रहा है, लेकिन थायराइड का अपना मसला है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा।
सेकेंडरी मतलब कि अब ऊपर से मसला आ रहा है। तो ऊपर से क्या मसला है कि हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो कम है। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से T4 कम है। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म जो हमारे पास प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है ना, वो ग्रेव्स डिजीज़ में होती है। इसमें क्या होता है कि ग्लैंड खुद ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, TSH और TRF कम है, लेकिन ग्लैंड खुद जो है वो क्या कर रहा है, एंटीबॉडीज़ है ना उनके अगेंस्ट, इसलिए ट्रेक खुद ब्रेन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। ब्रेन नहीं, ग्लैंड जो है वो खुद इंक्रीज़ कर रहा है T4 को। और जो सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म है, इसका मतलब है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अमाउंट ज़्यादा हुआ है जो इंक्रीज़ कर रहा है हमारे पास T4 को। ठीक है, ये बेसिक हमारे पास थायराइड ग्लैंड था। सेकेंडरी बस सेकेंडरी से याद रखो पिट्यूटरी ग्लैंड वाला मसला होगा, और प्राइमरी जो है वो हमारे पास ग्लैंड का अपना मसला है, प्राइमरी ग्लैंड का अपना प्रॉब्लम है। ठीक है, देन कम्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हमारे पास कौन से हार्मोन्स हैं, 2 हार्मोन्स हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन। ADH हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ADH के हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 2 रिसेप्टर्स होते हैं, V1 और V2। V2 जो होते हैं वो हमारे पास किडनी पे एक्ट करते हैं एक्वापोरेंस के थ्रू। ठीक है, वाटर की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करते हैं। और जो हमारे पास V1 है ना, उसके थ्रू वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। V1 IP3 के थ्रू काम करते हैं, V2 जो है वो साइक्लिक AMP के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, अब ADH करवाता क्या है, वाटर बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है और ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन करवा रहा होता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है, लेबर कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है। ठीक है, इजैकुलेशन में हेल्प करता है। अच्छा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो सेल्स हैं उसे हम कहते हैं पिचियोसाइट। लेकिन पिचियोसाइट्स हार्मोन को सिक्रीट नहीं करते हैं। हार्मोन्स कहाँ से आते हैं, हाइपोथैलेमस में जो न्यूक्लियाई हैं, सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर। सुप्राऑप्टिक से ADH, पैरावेंट्रिकुलर से ऑक्सीटोसिन, ये दोनों नर्व एंडिंग्स के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जाते हैं। इसीलिए इन दोनों हार्मोन्स को हम कहते हैं न्यूरोसिक्रीटरी हार्मोन्स, न्यूरोसिक्रीटरी हार्मोन्स। ठीक है, अब ADH के लिए रिलीजिंग फैक्टर्स कौन से हैं, स्टिमुलस कौन सा है ADH का। ADH के स्टिमुलस में क्या है, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी। देखो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई मतलब कंसनट्रेटेड है, अब कंसनट्रेटेड हो गया एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ना। अब इसे डाइल्यूट करना है तो ADH ज़्यादा हो जाएगा। ADH ज़्यादा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा तो उसे डाइल्यूट करेगा कंसनट्रेटेड को। इसीलिए इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी में, डिक्रीज इंट्रावीनस वॉल्यूम में, पेन, ड्रग्स, स्ट्रेस में, नोजिया में और हाइपोग्लाइसीमिया में। अच्छा, MCQs में अगर नोजिया हो ना तो हम ऑस्मोलैरिटी पर प्रेफर करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टिमुलस ADH का नोजिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखो, नोजिया है, नोजिया। और अगर हमारे पास ऑस्मोलैरिटी कम होगी ना, कम, तो ADH जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो इनहिबिटरी फैक्टर्स में क्या हुआ, डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी। ANP जो है वो भी हमारे पास इनहिबिट करता है, इथेनॉल भी इनहिबिट करता है। ठीक है, वही बात दोबारा आ गई है, V1 और V2 2 रिसेप्टर्स होते हैं। V1 वेजो कंस्ट्रक्शन करता है IP3 के थ्रू, और V2 जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स ऑफ किडनी के प्रिंसिपल सेल्स जो कनेक्टिंग डक्ट में उसके थ्रू एक्ट करके एक्वापोरेंस के थ्रू वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाता है। अगली चीज़ है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी IP3 के थ्रू काम करता है। ऑक्सीटोसिन का मेन काम क्या है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट होती है ना। क्यों इनहिबिट होती हैं, क्योंकि प्लेसेंटा से जो है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। प्लेसेंटा का ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इनहिबिट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, ये MCQs में आता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आता है और बाकी 2 ट्राइमेस्टर में कहाँ से आता है, बाकी 2 ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा से आता है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में HCG के थ्रू प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि MCQs है। मिल्क की प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन कराता है, जबकि मिल्क की इजेक्शन कौन करता है, ऑक्सीटोसिन।